उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा पन्ना जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक तरफ एक ऐसा बाहुबली नेता जिसके बारे में ये तक कहा जाता था कि वो अपने तालाब में दुश्मनों के लिए मगरमच्छ पालता था और जिसके काफिले के डर से सड़कें तक खाली हो जाती थीं। और दूसरी तरफ एक ऐसी महिला जो एक दलित की बेटी होकर पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची थी। आज हम जिन स्रोतों की गहरी पड़ताल कर रहे हैं वो सिर्फ दो नेताओं मायावती और रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के टकराव की कहानी नहीं है। ये तो दो दुनियाओं के आमने सामने आने की कहानी है। सही बात है। दो विचारधाराएं, दो तरह की सत्ताएं। हम ये जानेंगे कि कैसे मुख्यमंत्री मायावती ने अपने सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मनों में से एक को सलाखों के पीछे पहुंचाया और कैसे उस एक कदम ने, सिर्फ एक गिरफ्तारी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति और वहां के समाज दोनों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये उस सामंती सत्ता की जड़ों पर सीधा और बहुत सोचा समझा प्रहार था। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। स्रोतों के हिसाब से राजा भैया का प्रतापगढ़ और आसपास के इलाकों में इतना दबदबा था क्यों? मतलब वो सिर्फ एक विधायक तो नहीं थे। बिल्कुल नहीं। उन्हें सिर्फ एक बाहुबली नेता कहना मतलब पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। वो अपने आप में एक पूरी व्यवस्था थे। एक सिस्टम। कैसा सिस्टम? प्रतापगढ़ में वो सरकार के अंदर एक अलग सरकार चलाते थे। मतलब अगर दो लोगों में कोई झगड़ा है तो वो थाने नहीं जाते थे, वो राजा साहब के दरबार में जाते थे। अच्छा। ठेके किसको मिलेंगे, कौन सा अधिकारी कहाँ पोस्ट होगा, ये सब लखनऊ से तय नहीं होता था, ये उनकी मर्जी से तय होता था। पुलिस प्रशासन तो आप कह सकते हैं बस नाम का था। और ये जो कहानियां है कि उनके काफिले के आगे कोई नहीं आ सकता था, ये सिर्फ अफवाहें थीं या वाकई ऐसा माहौल था? नहीं, ये किस्से हवा में नहीं थे। एक घटना का जिक्र तो कई लोगों मिलता है। एक बार एक स्कूटर सवार ने उनके बंदूकधारियों से भरे काफिले को ओवरटेक करने की गलती कर दी और फिर कुछ देर बाद उसकी लाश मिली और बाद में उस घटना का जो अकेला गवाह था उसका भी वही हश्र हुआ। उन्हें कुंडा का राजा कहा जाता था। उस दौर में उनसे सीधे सीधे उलझने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सत्ता सिर्फ डर पर नहीं टिकी थी, इसके पीछे कोई आर्थिक वजह भी थी। हाँ बिल्कुल, ये एक मिला जुला मॉडल था आतंक और संरक्षण का। जो उनके साथ था उसे हर तरह की सुरक्षा मिलती थी, हर तरह का फायदा मिलता था। उसका कोई काम नहीं रुकता था। लेकिन जो उनके खिलाफ जाता उसे रास्ते से हटा दिया जाता। इसी वजह से वो किसी राजनीतिक पार्टी पर निर्भर नहीं थे। वो सालों तक निर्दलीय जीतते रहे और लखनऊ में सरकार चाहे किसी की भी बने, वो मंत्री बन जाते थे या बाहर से समर्थन देकर सत्ता के समीकरण अपने पक्ष में रखते थे हमेशा। तो ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो सालों से बिना किसी चुनौती के चल रही थी, जिसे कोई तोड़ ही नहीं सकता था, ऐसा लगता था। फिर 2002 में ऐसा क्या हुआ कि ये पूरा समीकरण ही हिल गया? 2002 में उत्तर प्रदेश में एक नई सरकार बनी, बसपा और भाजपा के गठबंधन की, और मुख्यमंत्री बनी मायावती। राजा भैया, जो उस वक्त भी कई निर्दलीय विधायकों के एक गुट को लीड कर रहे थे, उन्हें पूरी उम्मीद थी कि हमेशा की तरह इस बार भी उन्हें सरकार में कोई बड़ा मंत्री पद मिलेगा, जो उनके लिए एक सामान्य बात थी। बिल्कुल। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मायावती ने महीनों तक उनकी मांगों को पूरी तरह नजरअंदाज किया, उन्हें कोई तवज्जो ही नहीं दी, जैसे वो राजनीति में कोई मायने ही न रखते हो। हाँ, और ये राजा भैया के लिए एक बहुत बड़ा झटका और कह सकते हैं अपमान था। और यहीं से उस टकराव की जमीन तैयार हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। जी, अक्टूबर 2002 में जब राजा भैया को लगा कि बात नहीं बन रही है तो उन्होंने अपना दांव चला। वो कुछ विधायकों को लेकर सीधे गवर्नर के पास पहुंच गए और सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। हाँ, ये मायावती की सत्ता को एक खुली चुनौती थी। उनकी योजना क्या थी? क्या वो सीधे सीधे सरकार गिराना चाहते थे? उनकी योजना थी कि विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाने की मांग की जाए और शक्ति परीक्षण के लिए थोड़ा समय हासिल किया जाए, ताकि खरीद फरोख्त हो सके। हाँ, ताकि वो और विधायकों को तोड़ सकें और सरकार को गिरा सकें। ये एक सोचा समझा राजनीतिक दांव था, लेकिन शायद उन्होंने मायावती को समझने में गलती कर दी। वो इस दांव के लिए पहले से तैयार थीं। और यहीं पर कहानी सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है। आमतौर पर ऐसे संकट में कोई भी मुख्यमंत्री अपनी सरकार बचाने की कोशिश करता है, विधायकों को मनाता है, पर मायावती ने कुछ और ही किया। उन्होंने रक्षात्मक होने के बजाय हमला करने का फैसला किया, और उन्होंने जो कदम उठाया उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने राजा भैया के खिलाफ आतंकवाद निरोधक अधिनियम यानी पोटा लगा दिया। पोटा? यही तो बात थी।
ये एक हैरान कर देने वाला कदम था। राजा भैया और उनके पिता उदय प्रताप सिंह को मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित तौर पर धमकी भरे बयान देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। और उन पर पोटा लगा दिया गया। हाँ, पोटा तो अपने आप में एक बहुत विवादित कानून था, है ना? उस पर तो मानवाधिकारों के हनन के आरोप भी लगते थे। तो एक विधायक के खिलाफ इसका इस्तेमाल करना कितना बड़ा राजनीतिक जोखिम था। बहुत बड़ा जोखिम था। लेकिन यही मायावती की राजनीतिक चतुराई दिखती है। पोटा कानून उनकी सहयोगी पार्टी यानी केंद्र में बैठी भाजपा का एक बड़ा एजेंडा था। अच्छा। उसी कानून का इस्तेमाल करके उन्होंने एक तीर से दो निशाने साधे। पहला, उन्होंने कानून व्यवस्था का एक ऐसा सख्त संदेश दिया जो आज तक याद किया जाता है। और दूसरा, उन्होंने भाजपा को ऐसी स्थिति में डाल दिया जहां वो अपने ही बनाए कानून का विरोध नहीं कर सकते थे, भले ही कार्रवाई उनके एक संभावित समर्थक के खिलाफ हो रही हो। उन्होंने केंद्र सरकार के हाथ ही बांध दिए। गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद गिरफ्तारी से भी ज्यादा नाटकीय था। राजा भैया की हवेली पर छापा मारा गया। हाँ, और उस छापे में जो कुछ मिला उसने पूरे देश को चौंका दिया। पुलिस जब उनकी भद्री कोठी और दूसरे ठिकानों पर पहुंची तो वहां से हथियारों का एक पूरा जखीरा बरामद हुआ। क्या क्या मिला था वहां से? लिस्ट देखिए। टेलीस्कोपिक साइट वाली राइफलें, एक AK-46 असॉल्ट राइफल, सैकड़ों कारतूस, दर्जनों बंदूकें, तलवारें। ये तो किसी जमींदार के शौकिया हथियारों जैसा नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये एक छोटी मोटी निजी सेना को लैस करने जैसा सामान था। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली या कहूं कि डरावनी बात सामने आई, वो तो उनकी कोठी के पीछे बने तालाब से जुड़ी थी। बिल्कुल, छापे में हथियार तो मिले, लेकिन जो सबसे भयानक चीज मिली वो उसी तालाब के अंदर थी जिसके बारे में किंवदंतियां थीं। पुलिस को वहां से एक नर कंकाल बरामद हुआ। बाप रे! इस एक खोज ने उन सारी कहानियों और अफवाहों को अचानक एक भयानक सच्चाई का रूप दे दिया। और उस तालाब के साथ मायावती सरकार ने जो किया वो भी अपने आप में एक मिसाल है। वो मायावती की प्रशासनिक शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है। जैसे ही नरकंकाल मिला, सरकार को अंदेशा हुआ कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है या जांच को प्रभावित किया जा सकता है। बिल्कुल। तो सरकार ने रातों रात एक आदेश जारी किया और उस 600 एकड़ के तालाब को अंबेडकर पक्षी वन घोषित कर दिया। वाह! मतलब रातों रात उस तालाब को सरकारी संपत्ति बना दिया गया। ये तो किसी शतरंज की चाल जैसा लगता है। एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव चेक एंड बैलेंस था ये। अब वो तालाब राजा भैया की निजी संपत्ति नहीं रहा, बल्कि वन विभाग के नियंत्रण में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ थे अब वहाँ राज्य सरकार की इजाजत के बिना कोई भी बाहरी एजेंसी जांच नहीं कर सकती। कोई भी नहीं, चाहे वो CBI ही क्यों ना हो। पूरा कंट्रोल राज्य सरकार के हाथ में आ गया। लेकिन ये आरोप बहुत गंभीर है। नरकंकाल, AK-46, क्या इस बात की भी कोई संभावना थी कि ये एक राजनीतिक साजिश हो? मतलब इतने बड़े नेता के खिलाफ सबूत गढ़ना? ये सवाल उठा था, लेकिन सरकार ने एक और रिपोर्ट पेश की। खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि राजा भैया और उनके लोग गणतंत्र दिवस समारोह पर हमले की योजना बना रहे थे। अच्छा। इन सभी खुलासों ने मिलकर राजा भैया की छवि को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। जो बातें अब तक दबी जुबान में कही जाती थीं, वो अचानक सरकारी दस्तावेजों में सबूत बनकर सामने आ रही थी। इस पूरी घटना ने तो दिल्ली की राजनीति में भी भूचाल ला दिया होगा। केंद्र में तो भाजपा की ही सरकार थी। बिल्कुल। उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, जो गृह मंत्री भी थे, दोनों पर बहुत दबाव था। उन्होंने हस्तक्षेप की कोशिश भी की, लेकिन मायावती नहीं मानी। वो अपने फैसले पर अड़िग रहीं। उन्होंने किसी की नहीं सुनी। और दिलचस्प बात यह है कि बाद में आडवाणी ने ही राज्यसभा में मायावती सरकार की कार्रवाई को सही ठहरा दिया था। हाँ, और ये बहुत बड़ी बात थी। इससे मायावती सरकार को और मजबूती मिली। ये इस बात का संकेत था कि जो सबूत सामने आए थे वो इतने गंभीर थे कि केंद्र सरकार भी सार्वजनिक रूप से उसका विरोध करने की स्थिति में नहीं थी। इस घटना का राजनीतिक असर तो साफ दिख रहा है, लेकिन इसका सामाजिक असर क्या हुआ, खासकर उत्तर प्रदेश के समाज पर, जहां जाति एक बहुत बड़ी सच्चाई है? देखिए, इसका सामाजिक असर राजनीतिक असर से कहीं ज्यादा गहरा और दूरगामी था। ये सदियों से चले आ रहे जमींदारी और सामंती अत्याचारों का एक प्रतीकात्मक अंत था। प्रतीकात्मक अंत ने दलितों और पिछड़ी जातियों में एक अभूतपूर्व आत्मविश्वास भर दिया। तो क्या इसका असर जमीनी स्तर पर भी दिखा? क्या वाकई दलित समुदाय के किसी व्यक्ति के लिए थाने में जाकर एक ताकतवर ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना आसान हो गया? देखिए, समाज एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। इसने उस डर के माहौल को तोड़ा जो कहता था कि कुछ लोग। इस घटना का राजनीतिक असर तो था ही, लेकिन इसका सामाजिक असर कहीं ज्यादा गहरा था। बहुत ज्यादा।
ये सदियों से चले आ रहे जमींदारी और सामंती अत्याचारों का एक प्रतीकात्मक अंत था। एक दलित की बेटी के हाथों एक शक्तिशाली ठाकुर नेता की गिरफ्तारी। इसने दलितों और पिछड़ी जातियों में एक अभूतपूर्व आत्मविश्वास और खुशी का माहौल बना दिया। अच्छा।